नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में विज्ञान प्रकाश। केंद्रीय कैबिनेट ने आखिरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर कर ली हैं। इसके मुताबिक सरकारी कर्मचारियों का वेतन करीब 24% बढ़ेगा। सरकार का कहना है कि ये काफी सम्मानजनक वेतन बढ़ोतरी है, लेकिन इस पर विरोध अभी से हो गया है और जबरदस्त सरकार के इस फैसले पर विरोध हुआ है। तो जो 7,000 लीस्ट सैलरी थी सरकारी कर्मचारी की, वो 2.57 की इंडेक्सिंग से 18,000 की है। सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन अब 18,000 रुपए होगा, जो दरअसल 22,000 से ऊपर का पड़ेगा। ये बताते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के बाद सरकारी कर्मचारियों का वेतन सम्मानजनक हो जाएगा। 5th और 6th पे कमीशन के क्यूमुलेटिव इफेक्ट के बाद और उसमें मौजूदा 7th पे कमीशन का यह जोड़ने के बाद अधिकतर पोस्ट पे जो मार्केट सैलरीज हैं, सरकारी कर्मचारियों का वेतन उसकी तुलना में काफी रिस्पेक्टेबल बना है। इन सिफारिशों का फायदा करीब 1 करोड़ परिवारों को मिलेगा। इसमें मौजूदा कर्मचारियों के अलावा सेना और पेंशन लेने वाले लोग भी शामिल हैं। सिफारिशें जनवरी से लागू होंगी, यानी 6 महीने का एरियर भी मिलेगा। वित्त मंत्री के मुताबिक इससे 1 लाख करोड़ से ऊपर का बोझ आएगा। ग्रुप इंश्योरेंस के लिए, और उसमें 1,500 रुपए से लेकर 5,000 रुपए महीना हर एम्प्लॉय का डिडक्शन होगा ग्रुप इंश्योरेंस के लिए। एम्प्लॉयज को उसको लेकर रिजर्वेशन था, तो उस सिफारिश को मंत्रिपरिषद ने नहीं माना, तो वो डिडक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब जो डिडक्शन पे कमीशन ने सजेस्ट किया था, वो सबको वेतन अब मिलेगा, उसकी बढ़ोतरी। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि आयोग की ज्यादातर सिफारिशें मंजूर कर ली गई हैं। बेशक कुछ को छोड़ दिया गया है, जैसे ग्रुप स्वास्थ्य बीमा को। हालांकि सरकारी कर्मचारियों में निराशा का माहौल है। भोपाल और चेन्नई में प्रदर्शन भी हुए, लेकिन जेटली का कहना है कि कुछ विसंगतियों को दूर कर लिया जाएगा। वैसे आम लोगों को जो मिले उसी से खुशी है। हाँ, मैं खुश हूँ। मेरे को लगता है कि आई एम सेटिस्फाइड। गवर्नमेंट ने क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पहले जो पे थे काफी कम थे एज कम्पेयर टू बैंकिंग वगैरह। आज हम लोग अपने आप को काफी बेहतर पाते हैं उन बाकी लोगों से भी। अभी खैर हमने डिटेल रिपोर्ट तो देखी नहीं है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं खबर, तो ये बहुत वेलकम मूव है। तो उम्मीद करते हैं सब अच्छा ही होगा। 7th पे कमीशन का रिपोर्ट पूरा हम लोग पढ़ेंगे, तभी हम इस पे तय कर पाएंगे कि सही में हमारे फायदे के है कि नहीं। पर अगर मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए खुशी की बात है। ये तो सभी कर्मचारियों को बहुत फायदेमंद महसूस होगा। इसमें जो पे कमीशन लगने से वजह से जो लोगों को जो सैलरी जो इंक्रीज हुई है, उस काफी खुशी है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिलने के फौरन बाद अरुण जेटली ने ट्वीट किया कि ये एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह 14.3% से 23% तक बढ़ने की उम्मीद है। दिल्ली में धनपाल के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। लेकिन विरोध जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है इसको लेकर, और विरोध ऐसा बताया जा रहा है कि आगे और बढ़ने की उम्मीद है। क्यों हो रहा है 7th पे कमीशन को लेकर यह विरोध? चेन्नई में सरकारी कर्मचारी बुधवार को ही वेतन आयोग की सिफारिशों के खिलाफ सड़क पर उतर आए। ये शुरुआत भर है। 32 लाख सरकारी कर्मचारियों के महासंघ ने 11 जुलाई से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। इनमें रेलवे, पोस्ट और सेना की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारी शामिल हैं। एनडीटीवी इंडिया से बात करते हुए ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल शर्मा ने कहा कि ये अब तक की सबसे खराब वेतन बढ़ोतरी है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें हैं, वो अभी तक जितने भी वेतन आयोग हुए हैं उन सबकी सिफारिशों में सबसे खराब वेतन आयोग है। और इसमें सबसे बड़ी खराबी यह है कि इसमें मिनिमम वेज का जो निर्धारण है, उनमें डॉक्टर आर्कराइट कमेटी के फार्मूले को जेसीएम के कहने पर स्वीकार तो किया गया, लेकिन उसके इनपुट्स को नहीं माना गया। वेतन आयोग ने निचले स्तर पर मूल वेतन में 14.3
2.7% बढ़ोतरी की सिफारिश की है, जो 70 साल में सबसे कम बताई जा रही है। औसतन बढ़ोतरी 23.55% तक मानी जा रही है। कर्मचारी संघ 18,000 रुपए के न्यूनतम वेतन को बढ़ाने की मांग कर रहा है। उसे मौजूदा पेंशन व्यवस्था भी नामंजूर है। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन ने सारे देश में 11 जुलाई को सवेरे 6 बजे से निश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। उनमें रेलवे के लोग तो होंगे ही, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लोग भी होंगे, डिफेंस के सिविलियन एम्प्लॉयज भी होंगे, पोस्ट ऑफिस भी बंद होंगे। तमाम जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के दफ्तर हैं वो निश्चित तौर पर 11 जुलाई को सवेरे से बंद हो जाएंगे। 7th पे कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद पे और पेंशन की जो आज हमने लागू की है, गवर्नमेंट सैलरीज आर डिस्टिंक्टिवली हायर देन द मार्केट सैलरीज एंड द प्राइवेट सेक्टर सैलरीज, और इसलिए उसका विरोध करने का किसी को कोई औचित्य नहीं है। लेकिन मामला कुछ विसंगतियों का नहीं, कर्मचारियों के बड़े असंतोष का है। 7वें वेतन आयोग के कुछ अहम सिफारिशों के खिलाफ केंद्र सरकार के कर्मचारियों का भारी विरोध और 11 जुलाई को हड़ताल पर जाने का फैसला सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत सरकार अपने ही कर्मचारियों के इस विरोध से आने वाले समय में कैसे निपटती है। दिल्ली में धनपाल के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो अब आते हैं बहस की तरफ। ये बड़ी दिलचस्प स्थिति है जिसको अरुण जेटली, देश के फाइनेंस मिनिस्टर, देश के वित्त मंत्री, ऐतिहासिक करार दे रहे हैं। उसको कर्मचारी संघ कह रहा है कि अब तक के वेतन आयोगों के सिफारिश पर आधारित जो बढ़ोतरी हुई है उसके हिसाब से यह सबसे कम बढ़ोतरी। अब यह बड़ा दिलचस्प मसला है। मैं इससे एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन जो लोग इस पर आर्ग्यू करने के लिए आए हैं, बात करने के लिए आए, उनसे हम समझेंगे कि अरुण जेटली के हिसाब से जो ऐतिहासिक है वो कर्मचारियों के हिसाब से 11 जुलाई ऑनवर्ड्स क्वालिफाई करता है अनिश्चित काल की हड़ताल। तो अरुण जेटली जी और आपकी सरकार ने क्या इस ऐतिहासिकपन को कर्मचारियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके नजरिए से अरुण जेटली नहीं समझा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, क्योंकि देखिए सब लोग सरकार के मिलकर इसको ऐतिहासिक बता रहे हैं और जिनके लिए किया गया है वो ये कह रहे हैं कि ये सबसे कम है अब तक का और इसके विरोध में वो हड़ताल करेंगे। तो ये तो बड़ी अजीब सी चीज है। वैसी स्थिति हो गई कि भाई आप किसी के यहाँ नौकरी करते हैं और उनको आपका काम पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि आपकी सैलरी इतनी है और आप इसके लिए आपको बढ़ाकर हम सैलरी इतनी कर देते हैं। तो आप बजाय इस बात से खुश होने की, अरे मेरी सैलरी पहले इतनी थी अब बढ़कर इतनी हो गई, आप बोले अब कल से तो मैं हड़ताल पे चला जाऊंगा। आपने कैसे मेरी सैलरी इतनी बढ़ा दी? बढ़नी तो इतनी चाहिए थी। तो ये क्या अरुण जेटली, जिन्होंने अंग्रेजी में कहा डिस्टिंक्टिवली हायर देन द प्राइवेट सेक्टर, जो ये तनख्वाह है अरुण जेटली के हिसाब से इट विल बी डिस्टिंक्टिवली हायर देन द प्राइवेट सेक्टर, यानी कि निजी क्षेत्र से बड़े साफ तौर पर यह तनख्वाह ज्यादा होगी। अब एक बहुत बड़ा पॉइंट रख रहे हैं देश के फाइनेंस मिनिस्टर। फिलहाल उनके पॉइंट को कोई रिसेप्शन नहीं है, क्योंकि जिनके लिए ये है वो उसका एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा जाने वाला है विरोध पर। प्रवीण झा मेरे साथ हैं, आप सब जानते हैं। लक्ष्मी नारायण पाठक जी हमारे साथ हैं, जो कि सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया रेलवे यूनियन के। राजेश शर्मा है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। प्रवीण झा, ये किस किस्म का मिसकैलकुलेशन है गवर्नमेंट का, अगर ये मिसकैलकुलेशन है? नहीं, देखिए, जहां तक वित्त मंत्री साहब का ये कहना कि ऐतिहासिक है, वो अतिशयोक्ति है। अच्छा। क्योंकि अगर आप सिर्फ 6th पे कमीशन के साथ उसकी तुलना करें, हाँ, तो जो मिनिमम पे था वो 6th पे कमीशन में उसमें 54% का इजाफा हुआ था। हाँ, बिल्कुल साफ साफ है। द लास्ट मेजर हाइक इन 2008 सॉ एन एवरेज राइज ऑफ ओवर 50%, यानी कि 50% से ज्यादा जो प्रवीण झा कह रहे हैं ये बढ़ोतरी हुई थी सन 2008 में। और ये मैं आपको मिनिमम पे का दे रहा था, और इसमें जो है 14.3% जो है इजाफा हुआ है। और अधिकतर लोग जो नाराज होंगे, मेरी समझ यही है कि वो यही जो आम वर्कर्स जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हैं, अभी उन्हीं की बात हो रही है। उनके दूसरे क्लेम जो हैं वो अपनी जगह हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि ये जो है एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई, ये एक अतिशयोक्ति है, जैसा मैंने आपसे कहा। और 5th और 6th पे कमीशन निश्चित तौर पे इस लिहाज से एक एवरेज के तौर पे भी, और जो बिल्कुल मिनिमम पे वाला था, दोनों दृष्टिकोण से जो है बेहतर था। अब ये बात दीगर है कि
ऑर्गेनाइज सेक्टर का पे स्ट्रक्चर ये है, ये कितना ठीक है, कितना गलत है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से हम इसकी तुलना क्यों नहीं करते हैं, हिंदुस्तान में कोई इनकम पॉलिसी है या नहीं, क्यों नहीं है, तो वो सब जो है बड़े मुद्दे हैं। लेकिन अगर बातचीत को आप एक सीमित दायरे में लेके चल रहे हैं तो ये स्पष्ट है कि क्यों ये नाराजगी जाहिर हो रही है। तो सरकार का जो मिसकैलकुलेशन आप कह रहे हैं वो तो सीधे देखेंगे ना, भाई 6 पे कमीशन ने हमें क्या दिया और 7 पे कमीशन में हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, ऑब्वियस वो ये चीज रिएक्शन सरकार और सरकार के लोगों को नहीं नजर आएगी या उनको क्या नहीं नजर आई? ये कहने से पहले कि ऐतिहासिक है, क्या वो तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते जो मेरे जैसा आदमी कागज पढ़ के कर सकता है? तो वो भी कर सकते थे। वित्त मंत्रालय में बैठे हुए लोग ये काम तो कर ही रह सकते हैं आराम से। निश्चित तौर पे, तो फिर भी ऐतिहासिक है। अब यही, अब देखिए इसका अब सॉफ्ट होकर कह रहे अतिशयोक्ति, फैक्ट ये है कि अभी तक जो रिएक्शन आया उसके हिसाब से तो ऐतिहासिक नहीं है, कहीं से नहीं है, अब स्पष्ट है वो। ठीक है, एक मिनट मैं बिल्कुल तुरंत आऊंगा, उसके बाद राजेश जी को समझेंगे। लक्ष्मी नारायण पाठक जी, आप लोग उम्मीद क्या रख रहे थे, चाह क्या रहे थे, और क्यों आप मानते हैं कि यह ऐतिहासिक नहीं है? जो हम लोग चाह रहे थे वो हम लोगों ने नेशनल काउंसिल जैसी ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी और ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, हम लोगों ने पे कमीशन को एक डिटेल्ड मेमोरेंडम भेंट किया था। ठीक है, उस मेमोरेंडम में डॉक्टर एक्वायर्ड फार्मूला जिसके आधार पर मिनिमम वेज तय होना चाहिए, उसके 12 पॉइंट्स हैं कि ये फैक्टर होंगे, कितना खाने में, कितना कपड़े में, कितना बच्चे के एजुकेशन में, कितना रिलेशंस में, कितना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीट आउट करने में, ऐसे 12 पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये सारा डिटेल हम लोगों ने उसमें दिया था और जस्टिस माथुर ने, चेयरमैन पे कमीशन ने इसको एक्सेप्ट किया कि मैं डॉक्टर एक्वायर्ड फार्मूला को एक्सेप्ट करूंगा। ठीक है, 2 बेसिक बातें मैं इसमें केवल कहना चाहता हूं, वो ये कि डॉक्टर एक्वायर्ड फार्मूला में ये था कि जो जितना भी कैलकुलेशन से आएगा, एक तो जस्टिस माथुर ने ये कहा कि यस आई एग्री विद द डॉक्टर एक्वायर्ड फार्मूला। अब एग्री करने के बाद अगर जो हाउस कंपोनेंट था, हाउस रेंट, उसमें जो एक्वायर्ड फार्मूला था उसके हिसाब से 15% ऑफ दी, जितना भी ये सारे कैलकुलेशंस 12 पॉइंट से आएगा उसका 15% हाउसिंग के हिसाब से जोड़ा जाएगा, जिसको पे कमीशन ने 7.5 कर दिया। एक बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है कि जहां तक प्राइसिंग की बात है, जो डेली यूजेबल कमोडिटीज हैं, चूंकि देश बहुत बड़ा है, बड़ी भौगोलिक स्थिति है, उसके हिसाब से 7.5% इट इज द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये बड़ा ताजुब है कि आखिर जस्टिस जो चेयरमैन पे कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस है, उसने उसको बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। तो इस तरह से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक मॉडल एम्प्लॉयर है। अभी अगर ये तुलना की जाती है कि प्राइवेट सेक्टर में, तो प्राइवेट सेक्टर में किसकी कितनी सोशल सिक्योरिटी है? अगर गवर्नमेंट भी कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं देना चाहती, हमने मेमोरेंडम में बाकायदा इन सारी चीजों का जिक्र किया कि भाई आप इन सारे एस्पेक्ट्स को आप कंसीडर करते हुए, मुझे साफ साफ बताइए, मैं आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा हूं, मैं पेशेंस से सुन रहा हूं, आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा हूं, क्योंकि गवर्नमेंट ने, अरुण जेटली ने आज ये भी आर्ग्यूमेंट दिया है कि 8वें पे कमीशन, माफ करिएगा, 6ठे पे कमीशन को लेकर जितना वक्त लगा उससे कहीं कम समय में हमने, इस गवर्नमेंट ने इस फैसले को लिया है। ये गवर्नमेंट, विज्ञान जी, ये गवर्नमेंट, मैं 3 चीजें आपके सामने रखता हूं। हाँ, 19 नवंबर को ये रिपोर्ट रात के अंधेरे में भारत सरकार को सौंपी गई। फिर 19 नवंबर से आज तक ये सरकार कर क्या रही थी? अगर इस रिपोर्ट को 19 नवंबर 2015, यस, अगर इस रिपोर्ट को एज इट इज ही लागू करना था, तो किस नाटक के लिए हाई पावर्ड इम्पावर्ड कमेटी बनाई गई? ठीक है, कैबिनेट सेक्रेटरी जो देश का सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट है, उसकी अध्यक्षता में 11 सेक्रेटरीज की कमेटी बनाई गई। फिर ये सब नाटक किस बात का था? अगर यही करना था और वही रिपोर्टें लेनी थी, तो व्हाट फॉर? क्या इंतजार हो रहा था? सिर्फ उस समय ये इंतजार हो रहा था कि बिहार का चुनाव हो जाए और
4-5 प्रदेशों के हो रहे थे, इसलिए 19 नवंबर को ये रिपोर्ट आउट नहीं की गई। इस रिपोर्ट को पहले जून में सबमिट होना था। जस्टिस माथुर ने स्वयं मेंशन किया था, वी मेट हिम, कि हाँ वी आर रेडी टू सबमिट दिस रिपोर्ट। ये नहीं सबमिट हो पाई, तब रोकवा दी गई जी भारत सरकार के द्वारा, चाहे अरुण जेटली के द्वारा। वो भारत सरकार ही है एक तरह से, मैं मान के यही चल रहा हूं। तो ये अगर यही नाटक होना था। दूसरी मैं एक बात आपसे कहूं, ठीक है, मैं एक बात को, उसके बाद मैं राजेश जी को समय दूंगा। एक बात को मैं तोड़ के समझता जाता। आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो बात पे कमीशन के सामने रखी, फुल एविडेंस, हाँ फुल, ठीक है, पूरी एविडेंस के साथ, सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ, आपकी जानकारी के साथ, उसको नहीं माना गया। पहला पॉइंट, उसको नहीं माना गया। प्लस जब हाई पावर्ड एम्पावर्ड कमेटी बन गई, जिसको कैबिनेट सेक्रेटरी ने हेड किया, उसको लगातार जितनी भी मीटिंगें ये जो 14% हम लोगों ने अपने सारे, ठीक, लक्ष्मीनारायण पाठक जी, ये जो 14.25% का की वृद्धि है, ये आपके हिसाब से, आप लोगों के आकलन से, जो 12 पॉइंट का फॉर्मूला आपने उस समय दिया था, आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए? पिछली वाली, जैसा प्रवीण झा साहब ने बताया, 54% थी, 50% से ज्यादा था वो। देखिए, ये 54% था। इसके पहले जो 5th पे कमीशन था, उसमें सरकार ने पहले जो रिपोर्ट आई थी, दैट वाज 20% हाइक। वी वेंट ऑन एजिटेशन, और सरकार पर पूरे देश भर में यही, उस समय भी इंडेफिनिट स्ट्राइक आप लोग इस बार कितना चाहते हैं? इस बार आप लोगों के कैलकुलेशन के हिसाब से 5th पे कमीशन में वो 40% राइज हुआ। ठीक है, तो 20 से 40 हुआ। हाँ, यस। 6th पे कमीशन में उन्होंने 54%, 50% और 54%, उसको अगर हम बॉटम टू टॉप लें, इट वाज राइज। इस बार जो हमारा था, इसको आप इस टर्म में ले कि जो ये 2.57 है, ये 3.6 वाज आवर जस्टिफिकेशन। ठीक है, विद ऑल। अब मैं आपका 2.57 और 3.6 नहीं समझ पा रहा हूं, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि 14.25% जो मिनिमम हमारा मिनिमम वेज सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का एंट्री ग्रेड जो है, इट शुड हैव बीन 26,000। ठीक है, जो अभी इन्होंने 18,000। ठीक है, वो 26,000। ठीक है, अब आपने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। राजेश जी, आपने इत्मीनान से प्रवीण झा को सुना और लक्ष्मीनारायण पाठक साहब को सुना, तो फिर क्यों अरुण जेटली इसको ऐतिहासिक बता रहे? सर, ऐतिहासिक पहला कारण जो इन्होंने ही कहा कि 5th पे कमीशन 19 महीने के बाद में लागू हुआ, 6th पे कमीशन 32 महीनों के बाद लागू होता है, ये पे कमीशन 7 महीने के बाद लागू होता है, और आप उसके ऊपर में कहते हैं कि आप 7 महीने बाद लागू कर रहे हो। अगर आप दूसरों से कंपेयर करें तो ये बहुत ही जल्दी इस कमीशन के ऊपर में डिसीजन लिया गया और तुरंत इंप्लीमेंट करने की बात करी गई, और साथ में ये भी बोला गया कि जो पैसे हैं एरियर, वो भी हम इसी साल में देंगे। ऐसी कई नई चीजें भी साथ में बोली गई। पहली चीज जो मैं टाइम के हिसाब से कहूँगा। दूसरा, इन्होंने कहा 2.57 टाइम्स जो बढ़ोतरी आई, ये जो 7,000 की पे थी वो आज 18,000 की हो गई है, जो 90,000 के हाईएस्ट पे थी वो 2,25,000 होती है। पर ये जो हाइक है, ऐसी वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन होते हुए आज इंडिया ही ताकत करती है कि इस तरीके की बढ़ोतरी, जिससे 1 लाख करोड़ का बजट के ऊपर में बोझ पड़ने वाला है, ऐसी हाइक को देने की ताकत रख रही है, क्योंकि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है। 0.65% ऑफ द जीडीपी विल बी स्पेंडेड ओनली इन दिस इंक्रीज्ड अमाउंट। जब वर्ल्ड की इकोनॉमी एक तरीके से डाउनफॉल में है, और प्राइवेट सेक्टर के साथ में जो कंपैरिजन है, वो कंपैरिजन IIM अहमदाबाद के लोगों ने किया, और उसमें बड़े एक्सपर्ट्स ने किया कि आज प्राइवेट सेक्टर इंडिया में जो है, उसके साथ में हम कंपेयर करते हुए ये वाकई में एक बहुत ही अच्छी हाइक है। उसके साथ एट पार आज के दिन है। सोशल सिक्योरिटी तो डेफिनेटली है ही है गवर्नमेंट एरिया में, कोई ये मना ही नहीं है कि सोशल सिक्योरिटी नहीं है। सोशल सिक्योरिटी के साथ में ये जो हाइक है, ये ऐतिहासिक है, टाइम से दी गई है। 2.57 इज अ गुड जस्टिफाइबल अमाउंट, और इसके ऊपर पूरा शोध और पैनल की रिपोर्ट, IIM की अहमदाबाद की जो रिपोर्ट थी, सबको प्राइवेट सेक्टर पे और अच्छे टैलेंट को लेने के लिए, अच्छे टैलेंट हमारे पास आए गवर्नमेंट सेक्टर में, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए किया हुआ है। ये कुछ जो संगठन ऐसे हैं जो कि दूसरे किसी पार्टी के दायरे में आते हैं, वैसे लोग वो विरोध की बात कर रहे हैं। वैसे ओवरऑल खुशी का माहौल है, ओवरऑल एक पॉजिटिविटी का माहौल है, ये जरूर मैं कहना चाहूँगा।